हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा 9th क्लास का 15th लेक्चर है। इसमें आज हम ग्रेविटेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्टडी करेंगे। तो देखिए, जितने भी यूनिवर्स में पार्टिकल्स हैं उनमें मास एसोसिएटेड है, और जितने भी मास पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके जो अट्रैक्शन फोर्स का फार्मूला है वो न्यूटन ने दिया है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक, आप फार्मूला को चेक करें यहाँ पर। जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल्स हम ले लें, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2। देखिए, जब हम कोई बॉडी लेते हैं, जैसे ये है, ये दो बॉडी हैं, ठीक है। पार्टिकल इसका कॉन्सेप्ट होता है। पार्टिकल का मतलब कि बहुत ही स्मॉल मास उसमें एसोसिएटेड है, या बॉडी की जो साइज है वो बहुत स्मॉल है। ठीक, तो यहाँ पर ये दो पार्टिकल्स ले लिए हैं, मास m1 और दूसरा मास m2। इनके बीच की डिस्टेंस r है। इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं उनमें रिपल्सन होता है, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो मास होते हैं उनमें सभी में केवल अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक, तो जो मास m1 है वो m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 मास m1 को अट्रैक्ट करेगा। हमने जो मास m1 पर फोर्स लगेगा वो F12 लिखा है। F12 का मीनिंग है फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2। और अट्रैक्शन होने की वजह से ध्यान दें, m1 अट्रैक्ट होगा तो राइट को फोर्स लगेगा, इसलिए एरो लगाया है राइट को, और इसे F12 लिखा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरह से जो m2 है उसमें भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक, अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि लेफ्ट की तरफ होगा। इसका नाम रखा है F21। F21 का मीनिंग है फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो लगाया है। ठीक, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ से हमने यहाँ लिख दिया है बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होगा, लेकिन इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब केवल वैल्यू, डायरेक्शन ना लें। ठीक, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने आपको बता रखा है कि या तो दो लाइन ये मॉड लगा देते हैं अगर वेक्टर लगाएं, अगर वेक्टर न लगाएं तो ऐसे ही लिख दें F12 और F21, दोनों की क्वांटिटी इक्वल होगी। ठीक, इसको हमने F से डिनोट किया है, तो अब हम फोर्स को F से लिखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, हमने जैसा कि आपको बताया है। तो जो फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस होता है, यानी इन दोनों मास को मल्टीप्लाई कर दो m1 m2, इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते होंगे कि अगर ये मास इंक्रीज होंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, मास अगर डिक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक, ठीक इसी तरह से ये जो फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने r ली है, तो इनका जो फोर्स F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है। हमने डिस्टेंस को r लिया है, उसका स्क्वायर करें, और इनवर्सली है इसलिए 1/r²। तो यह प्रोपोर्शनल 1/r² हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाला, इसे 2, इन दोनों को मिला दीजिए तो यह प्रोपोर्शनल m1 m2/r² हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते होंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, और स्क्वायर से कम करेंगे डिस्टेंस तो फोर्स इंक्रीज होगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक, अब नेचुरल है कि अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आएगा। हम सभी प्रोपोर्शनल जितने होते हैं, जैसे आपने न्यूटन सेकंड लॉ ड्राइव किया वहां भी कांस्टेंट लिया, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ कांस्टेंट को कैपिटल G से लिखा जाता है। कैपिटल G की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल का, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, नाम ध्यान रखें। और G जो है वो हमेशा सेम रहता है, रिमेन्स सेम एट ऑल प्लेसेस, सभी प्लेसेस पर यूनिवर्स में। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये लर्न करके रखना, नेचर ऑफ द पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो कोई मतलब नहीं, G इतना ही रहेगा। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मीडियम से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी भी प्लेस पर जाएं, कहीं पर जाएं, कोई भी टेम्परेचर हो, सब में कांस्टेंट, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिट निकालने के लिए सीधा मेथड है कि पहले हमने देखो ये फार्मूला लिखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो F का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में G m1 m2, क्योंकि यहाँ अपान में 1 होगा। अब यहाँ से कैपिटल G को अलग कर लें तो m1 m2 दोनों डिवाइड हो जाएंगे। फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है, डिस्टेंस r है उसकी मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो गया। मास की किलोग्राम है, दोनों बार लिख दिया, इसका मतलब कुल मिलाकर किलोग्राम का स्क्वायर हो गया। अब इसको शार्ट में लिखने हम, न्यूटन को शार्ट में कैपिटल N से, मीटर को M से लिख दिया, मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर। अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो kg पावर -2 हो जाएगा। तो यूनिट हो गई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखें, और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए वैल्यू इसकी कैपिटल G की, चूंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो नेचुरल है कि इसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसे आप लर्न कर लें और विद यूनिट लिखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पावर -2 या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। तो ध्यान रखें, ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का फार्मूला है, और ये दोनों फोर्स यहाँ ध्यान रखें इक्वल और अपोजिट होंगे, इनका मैग्नीट्यूड F से इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। फार्मूला लर्न रखें। अब हम इससे जो है वो अगर कैपिटल G की डिफिनीशन बना सकते हैं। हाँ, अब जो फार्मूला आपने लिखा है F = G m1 m2 अपान r स्क्वायर, इससे हम जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डिफिनीशन को बना सकते हैं। जैसे इसमें मास m1 और m2 को 1 kg ले लीजिए, ये हमने 1 kg लिखा है, दोनों मास एज्यूम कर लिए कि 1 kg के इक्वल है। ठीक, और जो डिस्टेंस r है वो 1 मीटर ले ली है। तो फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर दें, मास m1 इसकी जगह, दोनों की जगह 1 × 1 और नीचे 1 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए, F = G आ गया। इसका मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स के इक्वल होगा, जबकि मास दोनों 1 kg हो और डिस्टेंस 1 मीटर हो। ऐसे ही डिफिनेशन बना ली जाती है। हेंस G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैग्नीट्यूड के इक्वल है बिटवीन द टू मासेस ईच ऑफ 1 kg प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। इनको लर्न रखना है, ये डिफिनीशन बनाकर, इसको लिखकर और डिफिनीशन बनाकर यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप पेपर में। ठीक है ना। अब हम इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मान लीजिए दोनों मास 1 kg के हैं और डिस्टेंस 1 मीटर है, तो कितना फोर्स आएगा? तो F = G m1 m2 अपान r स्क्वायर है। कैपिटल G की वैल्यू आपको मालूम है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। मास दोनों 1 पुटअप कर दें, डिस्टेंस 1 हमने एज्यूम कर ली है, तो ये फोर्स नेचुरल है कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन आया। इसका मतलब ये फोर्स बहुत ही कम है। जनरल लाइफ में हमें ये फोर्स जो है वो फील नहीं होता है। आप कोई भी बॉडी अगर दो सरफेस पर रख दें तो इनके बीच में ऐसे फोर्स फील नहीं होता है, और अगर थोड़ा बहुत लगेगा भी तो जो जिस सरफेस के ऊपर ये रखे हैं वहां पर फ्रिक्शन है, वो उसको रोके रहेगा। ठीक है, इसलिए जनरल लाइफ में ये मास के लिए जो है वो फोर्स जो है फील नहीं होता है। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून और अर्थ को चेक करें तो पहली बात तो आप ध्यान रखना, ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है ये पार्टिकल्स के लिए है। अगर आप स्फेरिकल बॉडी के लिए लगाएं, जैसे ये दो बॉडी स्फेरिकल हैं, इनके बीच में जब लगाएंगे तो इसका जो ये ऐसे बिहेव करती हैं कि जैसे इनका सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेट हो। इसी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यानी अगर ये दो बॉडीज हैं, इनके बीच में अगर हम, ये पार्टिकल्स थे जो आपने लिखा है, अगर स्फेरिकल बॉडी हैं वहां पर आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे कि इस बॉडी का पूरा मास सेंटर पर कंसंट्रेट करें, इसका मास सेंटर पर कंसंट्रेट करें, और इनकी जो डिस्टेंस r होगी वो सेंटर टू सेंटर लें। ठीक, यानी कि दो जगह आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, एक पार्टिकल के लिए और दूसरी स्फेरिकल बॉडी के लिए। ठीक, तो जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं तो वो सभी बॉडी जो है, मून है, स्टार है, वो सभी स्फेरिकल हैं लगभग, तो उनके बीच में हम डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो अदर बॉडी होती हैं, जैसे ये दो पेन हैं, या इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे, वो मैथमेटिकल इंटीग्रेशन मेथड होता है, उससे निकाले जाते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल में डायरेक्ट इसलिए निकल आता है कि अगर हम इसमें मैथमेटिकल इंटीग्रेशन लगाएं तो उससे जो रिजल्ट आता है वो वही रिजल्ट आता है कि अगर हम, जैसे हम सेंटर टू सेंटर इनके बीच में लगा दें, यानी कि ऐसे बिहेव करती हैं बॉडी कि जैसे सारा मास इनका सेंटर पर कंसंट्रेट हो, इसलिए स्फेरिकल बॉडी में ये डायरेक्ट लगा दी जाती हैं। तो अब आ जाए अर्थ और मून पर। इसका मास अगर दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको देंगे
मास मून का 7.36 इंटू 10⁻22 kg है नियरली, और अर्थ का 5.96 इंटू 10⁻24 kg है, और इनके बीच की डिस्टेंस 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर है। अब अपने फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर दें, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपान आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी की वैल्यू, m1 m2 की वैल्यू डालें, आर की वैल्यू डालें। ध्यान रखें नंबर को हमेशा एक साइड करें, पावर आपको मालूम है ऊपर ये प्लस हो जाएंगी, 22 24 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये 8 और ये 16 पावर होगी, स्क्वायर है, ये ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक, तो ये जो फोर्स आ रहा है मून और अर्थ के बीच में, ये 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन आ रहा है। ये फोर्स बहुत हैवी है, ठीक है ना। यही जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ध्यान रखना, अर्थ और मून इनके बीच में जो ये लग रहा है, क्योंकि अर्थ बहुत हैवी है कंपैरेटिवली टू मून के। ठीक, तो मून लग दोनों पर रहा है, मून अर्थ पर डालेगा और अर्थ मून पर डालेगा, लेकिन मून जो है वो उसका मास कम होने की वजह से वो अर्थ के चारों तरफ इसी फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना, आपको मालूम है कि पाथ में लगभग सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करती है। तो सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि वो सर्किल में घूम सके। ठीक है ना। तो और एक पॉइंट ध्यान रखें, जो हेवनली बॉडीज हैं उनमें फोर्स काफ़ी आया है बड़ी बॉडीज में, लेकिन स्मॉल बॉडीज में ये फोर्स इफेक्टिव नहीं है। ये 10⁻11 है, यहाँ 10⁻20 न्यूटन है, यानी कि हेवनली बॉडीज में ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसमें जो है, अब आप इसका जरा कंक्लूजन चेक करें। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहला पॉइंट, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है, यानी m1 m2 के प्रोपोर्शनल है। तो तीसरा पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है, यानी यह प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको बोलते हैं कि ये फोर्स ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जहां 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। पॉइंट ध्यान रखना, इनवर्स स्क्वायर लॉ में एक पॉइंट आप समझ लें कि जब कभी किसी फोर्स में, जैसे F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान r², इसको जरूर ध्यान रखें इस पॉइंट को। अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसका मतलब है कि F प्रोपोर्शनल 1/r² है। ओके, अब यहाँ पर ओरल इस चीज को ध्यान रखें कि अगर डिस्टेंस को डबल कर दें, तो यहाँ r की जगह 2r और 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो r की जगह क्या लिखोगे, r/2, और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब फोर्स इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया तो 1/4, यानी डिक्रीज हो गया 1/4 से, और अगर r/2 कर दिया तो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दो तो 3 का स्क्वायर 9, तो फोर्स 1/9 हो जाएगा। डिस्टेंस r/3 कर दो तो 3 ऊपर चला जाएगा स्क्वायर, तो फोर्स 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, मास अगर दोनों डबल कर दो तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम्स फोर्स हो जाएगा। मास दोनों 3 टाइम्स कर दिए तो 3 3 जा 9 टाइम्स हो जाएगा। जैसे एक पॉइंट और हो सकता है कि मास जो है वो इंक्रीज कर दो 3 टाइम्स, मास हमने बढ़ा दिया 3 टाइम्स, ठीक, और जो डिस्टेंस है r, उसे आप इंक्रीज कर दो 3 टाइम्स, इंक्रीज 3 टाइम्स। ऐसी कंडीशन में जरा चेक करें, F इज इक्वल टू जी मास 3m1 इंटू 3m1, डिस्टेंस 3r का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देना है पॉइंट पर, यहाँ 3 3 जा 9 और 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों कैंसिल हो गए, फोर्स उतना ही आ गया। हम इसे F1 लिख दे रहे हैं, जी m1 m2 अपान r², यानी F के इक्वल आ गया। हमने मास को भी 3 टाइम्स किया तो 3 3 जा 9 हो गया ऊपर, डिस्टेंस को भी 3 टाइम्स किया तो नीचे 3r², 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कैंसिल हो गए, फोर्स सेम आ गया। तो इस टाइप की ये चीजें ध्यान रखना।
ठीक। अब एक पॉइंट पर और एक पॉइंट एक कि ये फोर्स हमेशा जो हेवनली बॉडी के लिए सिग्निफिकेंट है, स्मॉल बॉडी के लिए ये इफेक्टिव नहीं है इतना फोर्स। ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स के ध्यान रखना, और कहाँ कहाँ आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, पार्टिकल्स के लिए या स्फेरिकल बॉडी के लिए। स्फेरिकल बॉडी में डिस्टेंस कौन सी लेंगे, सेंटर टू सेंटर। स्फेरिकल बॉडी ऐसे बिहेव करती हैं जैसे उनका सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेट हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान दें, अगर मान लीजिए हम एक मास को अर्थ को ले लें, एक मास, और दूसरा एक दूसरी बॉडी ले लें, ये पेन ले लिया, इस पेन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अर्थ इस पेन को डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है और पेन किधर लगाएगी, सेंटर की तरफ। उसका रिएक्शन क्या होगा, ये अर्थ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि अर्थ बहुत हैवी है, उसमें मोशन नहीं हो सकता है या इनसिग्निफिकेंट है। ऐसे में अगर बॉडी को आप छोड़ देंगे तो ये अर्थ की तरफ को नीचे गिरेगी, इसमें एक एक्सीलरेशन होगा। हम इस एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब हम अर्थ के केस में स्टडी करते हैं तो इसी फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। इससे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स विद विच ए अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है उसे हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जनरल में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक अर्थ ले लिया, इसका मास ले लिया कैपिटल एम, और ये बॉडी ले ली स्मॉल एम की, जैसे ये पेन है। देखिए अभी जो हम ये पेन लिए हैं हाथ में, इसकी अर्थ के सरफेस से हाइट बहुत कम है और अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसकी जो डिस्टेंस है वो आर ही रखेंगे। है तो अर्थ की रेडियस आर, ये डिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर देंगे। अगर ये हाइट h है तो टोटल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर r प्लस एच होगी, लेकिन हम h को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, अर्थ और किसी बॉडी के बीच में, F इज इक्वल टू G/m/r²। कैपिटल M अर्थ का मास, स्मॉल m बॉडी का मास, और r इसकी रेडियस। अगर हाइट h है, अगर ज्यादा है तो r की जगह r प्लस एच रखें। अब एक एग्जाम्पल, अगर मास 1 kg है, अर्थ का मास अभी आपने नोट किया था 5.96 इंटू 10⁴ kg है, रेडियस 6.37 इंटू 10⁶ मीटर है। ये सभी वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तो फोर्स यहाँ पर 9.8 न्यूटन आता है। ठीक है, और ध्यान दें इसका मास भी 1 kg है, तो अगर F इज इक्वल टू ma लगाएं तो इसका एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे आप स्मॉल g से लिखते हैं, और इसी एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। सो अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी ऑफ मास 1 kg बाय द फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ध्यान दें, अगर हम इस मास m को F इज इक्वल टू ma लगाएं तो 1 kg का मास है, एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर इसको हम 2 kg रख दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, उसका डबल। ठीक है, 19.6 न्यूटन। लेकिन फिर F इज इक्वल टू ma लगाएं तो आपकी मास 2 kg है, एक्सीलरेशन फिर वही आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ पर मास 1 kg है, अगर आप F इज इक्वल टू ma लगाएं तो कितना एक्सीलरेशन होगा, फोर्स 9.8 है, मास 1 है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अगर मास 2 kg का ले लें तो फोर्स कितना होगा, 19.6 न्यूटन का, 19.6 न्यूटन। और फिर लगाएं F इज इक्वल टू ma तो इस बार जो मास है वो 2 kg का है, तो 19.6 में 2 डिवाइड करें तो एक्सीलरेशन फिर आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए किसी भी बॉडी में, चाहे वो बॉडी आपकी हल्की हो चाहे बहुत हैवी बॉडी हो, उसमें एक्सीलरेशन जब आप उसे फ्री फॉल करेंगे तो जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब अर्थ के केस में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वजह से है, इसकी हम डिटेल स्टडी अब करेंगे। अब आप जरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने की कोशिश करें। हमने आपको बता दिया कि अगर दो बॉडी, अगर आप सेम हाइट से फॉल करते हैं, इनके कोई भी साइज हो, कोई भी मास हो, ये दोनों एक साथ गिरेंगी और एक साथ सेम वेलोसिटी से गिरेंगी। तो जैसे हमने एक मास लिया 1 kg का, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप कर रहे हैं। एक मास लिया हमने 10 kg का, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेम हाइट से ड्रॉप कराया, सेम वेलोसिटी v से स्ट्राइक करेंगे और टाइम भी सेम होगा।
ठीक। तो बॉडीज आर डिफरेंट मासेस साइज एंड शेप फॉल इन वैक्यूम। एयर होता है तो एयर होने की वजह से उसमें रेजिस्टिव फोर्स लगता है, वो अलग अलग हो जाता है। हम जो स्टडी करते हैं वो वैक्यूम में करते हैं, ठीक। तो इन वैक्यूम दे रीच विथ सेम वेलोसिटी एंड इन सेम टाइम। बॉडीज ट्रेवल सेम डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, h, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि मोशन अगर फ्रीली फॉलिंग है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, तभी वो एक साथ गिर सकती हैं और उनका टाइम सेम हो सकता है, ठीक। जैसे आप p स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हैं तो h सेम होगा, u 0 है, ठीक। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी सेम होगा, तभी सेम वेलोसिटी से गिरेंगे। इसी तरह से v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते हैं, u 0 है तो a सेम होगा, तभी टाइम सेम होगा, वेलोसिटी सेम है। तो सो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। अब स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से लिखते हैं, और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इनके बीच में रिलेशन ये 9th में ड्राइव करने को आता है, इसलिए इसको सीखें। ये अर्थ है, इसकी रेडियस r है, अर्थ का मास हमने कैपिटल M लिया है, इसके ऊपर कोई बॉडी स्मॉल मास m की है, इसमें मास ऑफ हमने लिख दिया बॉडी का है। तो न्यूटन्स लॉ से अगर इसमें फोर्स लगाएं तो फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, लेकिन a को हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे। फोर्स ऑन मास जो है वो ma के इक्वल होगा, जिसमें m मास होगा और a की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखें यानी कि g लिखें, तो फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पर, mg लगेगा डाउनवर्ड, ठीक। और न्यूटन्स लॉ जो ग्रेविटेशन का है उसमें इन दोनों के जो बीच में फोर्स लगता है F, वो G/m/r स्क्वायर होगा। कैपिटल M अर्थ का मास, इसका मास ये, बीच की डिस्टेंस ये निगलेक्ट कर देते हैं, अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दें तो यहाँ पर स्मॉल आर्म कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G/r स्क्वायर आएगा। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है, यानी कि स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन है। यहाँ पर जो कैपिटल M है वो मास अर्थ का है, अगर अर्थ की बजाय अगर मून पर आप स्मॉल g की वैल्यू निकालेंगे तो मून का मास लगेगा और उसकी रेडियस लगेगी। So the value of g depends on the mass and radius of the planet or satellite point। ध्यान रखना, वैल्यू जो स्मॉल जी की है, जो बॉडी फॉल हो रही है उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है, वो स्मॉल मास कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, किस पर डिपेंड करेगी, जिस सैटेलाइट या जिस प्लेनेट के ऊपर वो है उस पर डिपेंड करेगी, और उसके रेडियस पर प्लेनेट के। तो इसीलिए अगर हम अर्थ पर निकालेंगे जी, तो ई हमने अर्थ लगा दिया, G/m/e/r स्क्वायर, ई से मतलब अर्थ का है, मास रख दें यहाँ पर अर्थ का, रेडियस रख दें अर्थ की, तो ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। अर्थ का मास और रेडियस आप लर्न कर लें और वैल्यू आपको मालूम है, वहाँ डायरेक्ट लिख दिया करें। मून का अगर निकालते हैं तो मून का मास यहाँ पर नोट करें, ये 7.36 × 10⁻22 kg है, और रेडियस लें मून का, इसमें जब वैल्यू निकालें तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर हम इसमें 6 को डिवाइड करें तो ये वैल्यू नियरली आती है, ठीक। ये भी नियरली वैल्यू है 1.63, तो इसका मतलब मून पर जो जी की वैल्यू है वो अर्थ पर जो जी की वैल्यू है उसकी G/6 होती है। इस चीज़ को लर्न रखें और ध्यान रखें कि स्मॉल जी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, क्योंकि एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ, अब जरा आप जो हमने जी की वैल्यू निकाली है G/r स्क्वायर, इसके रिलेशन में आप 2-3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखें। जैसे ये अर्थ का है, इसके सरफेस पर मास रखा है, नेचुरल है, इनके सेंटर से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R होगी, इसलिए यहाँ पर तो आप G/r स्क्वायर लगाते हैं। लेकिन वैल्यू जी की हाइट पर कम हो जाती है। मान लीजिए ये h हाइट पर है, हाइट ज़्यादा है, तो G' यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली है, ठीक। जी सरफेस पर थी और G' ले ली हमने हाइट पर, तो यहाँ पर नेचुरल है कि यहाँ से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी, अगर ये हाइट h है और ये r है तो r प्लस h का होल स्क्वायर होगी। नेचुरल है कि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए G' की वैल्यू कम होगी, यानी हाइट पर जाने पर अर्थ के सरफेस से g की वैल्यू रिड्यूस होती है। जैसे आप हिल्स पर जाएं, हाइट पर जाएं तो कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर अर्थ के अंदर आप जाते हैं तब भी वैल्यू g कम होती है। उसका फार्मूला यहाँ नहीं दिया जा सकता, वो आप 11th में पढ़ेंगे। तो वैल्यू ऑफ g जो है इनसाइड वो भी कम होगी, और अगर सेंटर पर चले जाएंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाती है।
ठीक, अच्छी तरह से ध्यान रखना, हाइट पर कम, अर्थ के अंदर जाने पर कम और सेंटर पर जीरो। अगर हम जी का ग्राफ बनाएं अर्थ के सेंटर से, तो सेंटर पर देखिए जीरो है, फिर ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है और उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से डाउन होती है। ठीक, अब यहाँ पर आप फ्रीली फॉलिंग के केस में समझ गए कि हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज करते हैं। अगर हम किसी बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं, जैसे ये पेन है, तो नेचुरल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाथ से पकड़े हैं, अब इसको छोड़ दिया तो गिरते समय इसकी वेलोसिटी जो है वो हम अगर v ले लें, तो फ्री फॉल के केस में अगर u जीरो है, यहाँ गिरते समय वेलोसिटी v है, टाइम यहाँ तक गिरने का t लगा और हाइट h ले लिया, तो इक्वेशन देखें, चूंकि डाउनवर्ड आने पर ध्यान दें वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव लें। ठीक, यानी डाउनवर्ड को हमने जी को पॉजिटिव लिया है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी में u जीरो डालें, ए की जगह g लिखें, तो ये फार्मूला बन गया v इक्वल टू जी टी, क्योंकि यहाँ पर u जीरो है। ठीक, इसी तरह से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u को जीरो लिखें, हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक गिरने की h है, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर का यूज करें। और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, यहाँ पर u जीरो लिखें, s की जगह h लिखें, इससे वेलोसिटी निकल आएगी गिरते समय कितनी होगी। हाँ, अगर किसी इक्वेशन के अंदर u जीरो नहीं है, जैसे आपने किसी वेलोसिटी से नीचे छोड़ दिया, तो फिर इन्हीं इक्वेशन में u को जीरो न करें, तब v इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का यूज करें। ठीक है ना। और इसी तरह से सेकंड केस में अगर हम किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट कर दें, जैसे कोई भी बॉडी ले लें, अगर आप इसको यहाँ पर ऊपर फेंकेंगे तो नेचुरल है इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी ऐसे ऊपर, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपने u दे दी, फाइनल वेलोसिटी अगर रुक जाएगा तब तो जीरो होगी, वो बाद में केस लेते हैं। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी ऊपर फेंकते समय v है और ये हाइट h है, तो ऐसे में नेचुरल है कि ऊपर जाने पर वेलोसिटी कम होगी, इसलिए रिटार्डेशन का केस है, यहाँ पर g की जगह माइनस जी का यूज करें, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी लगाएं, s की जगह h लगाएं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाएं। ठीक, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो है तब के केस में आप जो हैं वो हाइट और टाइम वगैरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप जरा ध्यान दें फिर फार्मूलों पर, कि अगर हम किसी बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, अगर वो मैक्सिमम हाइट तक जाती है तब उसकी वेलोसिटी फाइनल जीरो होगी। आप किसी भी बॉडी को ऊपर फेंक दें, ऐसे फेंकें तो यहाँ पर ये रुक गई, रुकने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये जो हाइट है इसको हम मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं। यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस एटी में ऐसे क्वेश्चन में v को यहाँ पर जीरो डालें और u माइनस जी टी से t निकाल सकते हैं ऊपर तक जाने का टाइम, अगर वेलोसिटी दी गई है। जैसे वेलोसिटी 10 है, g को 10 ले लें तो 1 सेकेंड आएगा, तो t u बाई जी, और वापस आने में भी इतना ही टाइम लगता है। ठीक है ना, ऊपर जाने पर फ्री फॉल में भी, तो इसका टाइम डबल हो जाएगा, यानी टोटल टाइम इफ बॉडी रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, तो इसका डबल कर दें, यानी ट्वाइस u अपॉन जी कर दें। ठीक, इसी तरह से अगर मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन करना है तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाएं और इसमें v को जीरो पुटअप करें, तो h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा। इतनी हाइट ये ऊपर गया, अगर ये रिटर्न आता है वापस तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो इसकी डबल होगी, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ से प्रोजेक्ट करके ऊपर गया वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो टोटल डिस्टेंस फॉर द बॉडी रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन इसका डबल कर दें, यानी कि 2 कट जाएगा तो यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। तो हम समझते हैं न्यूमेरिकल आप इससे रिलेटेड आप लगा लेंगे, और इसके पहले भी हमने इसका डिस्कशन किया है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे मास और वेट पर। देखिए, मास जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की, इसका कोई कॉज नहीं है, हर बॉडी के अंदर मास इंटेंडेड होता है। तो मास जो है ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक, इट कंटेन्स, ठीक है, और मास स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसकी केजी है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की, और ये फिजिकल बैलेंस से मेजरमेंट इसका करते हैं, जिसके कि आप जानते हैं बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस। ठीक, मास आपको मालूम है, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि मास अगर वेलोसिटी को बढ़ाएं तो इंक्रीज होता है, और लाइट वेलोसिटी के पास अगर इक्वल कर देंगे तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी बॉडी लाइट वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं कर सकती है। अगर फिर भी अगर वेलोसिटी 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से कम है तो हम मास को जो है वो कांस्टेंट ले लेते हैं।
ठीक है ना। यानी कि वैसे भी हम अपनी थ्योरी में जो है जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं उनमें हम वेलोसिटी को कम रखते हैं और ऐसी कंडीशन में हम मास को कांस्टेंट लेते हैं। हाँ, अब हम इसमें जो है वेट की स्टडी करेंगे। देखिए, किसी बॉडी को जब अर्थ जिस फोर्स से डाउनवर्ड नीचे इसको अट्रैक्ट करती है उसको हम वेट कहते हैं। वेट जो है वो इसका मास लीजिए बॉडी का और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को मल्टीप्लाई कर दें तो वेट आ जाता है। तो वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक, जो कि बॉडी पर एक्ट करती है ऑन इट। वेट होगा मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि mg के इक्वल होगा। जैसे फोर्स ma होता है, a वहाँ यहाँ पर g लिखा हुआ है, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट इसकी सेम है जो यूनिट फोर्स की होती है। तो वेट mg के इक्वल होगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट इसकी न्यूटन है और CGS यूनिट इसकी डायन है, ठीक। F इक्वल टू ma से अगर आप देखें तो 1 न्यूटन क्या होगा, मास की यूनिट होती है kg, एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। अब 1 न्यूटन में kg की जगह 1000 ग्राम लिखिए और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखिए। तो ये 3 जीरो ये है और 2 जीरो ये है, ये मिलकर 5 जीरो हो गए और यूनिट बन गई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि CGS यूनिट है और फोर्स की डायन के इक्वल होती है या वेट की। तो यहाँ पर यह भी प्रूफ हो गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होगा, ठीक। ग्रेविटेशनल यूनिट जो वेट की है वो हम kgf में लिखते हैं। MKS यूनिट इसकी किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स को शॉर्ट में kgf लिखा है और CGS में ये ग्राम फोर्स होती है तो gmf इंटू लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर जो 1 किलोग्राम फोर्स है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। इसका मतलब जैसे किसी बॉडी का वेट अगर लिख दिया जाए 4 किलोग्राम फोर्स, तो 4 में मल्टीप्लाई कर दो 9.8 तो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक। ग्राम फोर्स 980 डायन के इक्वल होगा। वेट जो है वो कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से आप इसको मेजर कर सकते हैं न्यूटन में, एंड फिजिकल अगर बैलेंस है तो वो kgf में देगा, ठीक है। यानी आप 9.8 मल्टीप्लाई करें तब मिलेगा, यानी फिजिकल बैलेंस से एक तरह से मास मिलता है। अब फोर्स की यूनिट लिखनी है तो उसको kgf लिख दिया है, ठीक है। यानी कि अगर किलोग्राम में दिया है तो मास है, उसमें अगर 9.8 मल्टीप्लाई कर दें तो वेट है। हम वेट को न्यूटन में भी लिख सकते हैं अगर g मल्टीप्लाई कर दें, या सीधे kgf में भी लिख सकते हैं। मास और वेट में आप अच्छी तरह से डिफरेंस समझ गए होंगे। मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, रेस्ट में मोशन के साथ ये चेंज होता है। वेट जो है वो इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी, और अगर मास चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा क्योंकि वेट mg के इक्वल है। स्केलर क्वांटिटी है मास, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट मास की kg में है, इसकी SI यूनिट जो है वेट की वो न्यूटन में है, ठीक। और जो मास है वो मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस है, ये मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस है, कैलिब्रेटेड न्यूटन में होना चाहिए, ठीक है ना, अगर वेट को मेजर करना है आपको। इट इज, ये कांस्टेंट होता है मास, इट डज नॉट चेंज ऑन द चेंज इन प्लेस। अगर प्लेस चेंज होगा अर्थ के ऊपर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें ग्रेविटी नहीं है, ये केवल मास है। लेकिन वेट वेरी करेगा जी की वैल्यू के साथ। आपको मालूम, हमने बताया है कि जी की जो वैल्यू है वो अर्थ पर वेरी करती है, हाइट के साथ कम होती है, डेप्थ के साथ कम होती है। हाँ, अर्थ के ऊपर भी ध्यान रखना जरा, अर्थ के ऊपर जो है वो इक्वेटर पर जी की वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है और पोल पर सबसे ज्यादा होती है। पोल पर प्लेस टू प्लेस भी चेंज होती है, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ और प्लेस टू प्लेस भी, ठीक। पोल पर जी की वैल्यू ध्यान रखें सबसे ज्यादा होती है, इक्वेटर पर सबसे कम होती है, ठीक। अब इसकी जरा ग्रेविटेशनल यूनिट को चेक करें तो ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की जो है फोर्स की होगी वही वेट, एक ही बात, ठीक। इसलिए MKS में ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की किलोग्राम फोर्स होगी kgf, ठीक। इट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा ऑन ए मास 1 kg। 1 kg मास पर जो फोर्स ग्रेविटी डालेगी वो kgf के इक्वल होगा। इसीलिए 1 kgf अगर mg लिखते हैं, मास को 1 kg लिखें और g की वैल्यू डालें 9.8 तो 1 kgf 9.8 न्यूटन के इक्वल होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी को हम नियरली 10 न्यूटन ले लेते हैं। CGS यूनिट जो है वो ग्राम फोर्स होगी, तो नेचुरल है कि 1 ग्राम इंटू जी के इक्वल होगी। जी की वैल्यू इसमें 980 होती है, इसलिए 1 ग्राम फोर्स 980 डायन के इक्वल होगा। रफली हम 1000 डायन ले सकते हैं।
अगर आप इसको ध्यान दें 1 kgf को 1 ग्राम फोर्स में डिवाइड करें तो 9.8 में जब ये डिवाइड कर देंगे तो न्यूटन को हमने डाइन में चेंज किया, 9.8 का डेसिमल यहाँ नीचे लगाइए और 98 को कैंसिल कर दें तो 1/100 आएगा। न्यूटन को डाइन में चेंज किया 10⁵। अब ये 2 जीरो हैं, ये 5 जीरो हैं, तो 3 जीरो यहाँ पर बच गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ध्यान दें तो 1 kgf = 1000 ग्राम फोर्स हो गया। ये दोनों लन रखें, डिवाइड करें तो ये निकल आएगा 1 kgf = 1000 ग्राम फोर्स। यहाँ पर देखें 1 kgf 10 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन किसके इक्वल हो गया, 10 को इधर डिवाइड कर दें। जब 10 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 1/10 होगा, तो 0.1 kgf हो गया, ठीक। और यही आपका जो है वो 100 ग्राम फोर्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 kgf 1000 ग्राम फोर्स है। यहाँ पर वैल्यू डालें तो एक जीरो एडजस्ट हो जाएगा और 100 ग्राम फोर्स आ जाएगा। अगर आप किसी बॉडी, किसी हाथ पर या किसी भी सरफेस के ऊपर 1 kg का वेट रखते हैं तो वैसे 1 kg मास होता है, हम बोल देते हैं 1 किलोग्राम फोर्स, तो इसमें जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड उसमें 9.8 का मल्टीप्लाई करें तो 9.8 न्यूटन का फोर्स इसमें डाउनवर्ड लगेगा। अगर 2 kg का रखा है तो 2 में 9.8 मल्टीप्लाई कर दें तो वेट आएगा। तो ओके स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में आपको ग्रेविटेशन की, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स की यूनिट का डिस्कशन कर दिया। ये यूनिट आप सभी लर्न रखें, जी की वैल्यू को लर्न रखें अच्छी तरह से, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज होती है, और साथ में जो ग्रेविटेशन का फार्मूला है उसकी यूनिट कैपिटल जी की वो भी लर्न रखें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।